बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दो रुकन रिपोर्टर्स बेंच आपके साथ हाजिर हैं क्योंकि आपको पता है अदालत में भी छुट्टियां चल रही हैं, तो हमारे बेंच में भी अक्सर कोई ना कोई एक आध या लेट हो जाता है या छुट्टी हो जाती है। तो आज राजा साहब की थोड़ी सी कह लें कि थकावट की वजह से और गर्मी की वजह से सेहत गड़बड़ थी, तो वो आज जल्दी रवाना हो गए, इससे आज हमारे साथ बेंच में शामिल नहीं है। आज जनाब तफसीलात सामने आई हैं उस रेफरेंस की, उस शिकायत की जो जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ इमरान खान की जानिब से भेजी गई हैं। इसके अलावा सुहेल साहब 9 मई के जो मुल्ज़मान थे, ये हमज़ा कैंप हमला केस था गालिबन, जिसमें कि ज़मानतें खारिज करने की इस्तदा की गई है शाह महमूद कुरैशी की, इमरान खान की। इसके अलावा शेख रशीद हैं, शेख राशिद शफीक हैं और वासिक कयूम अब्बासी हैं, सदाकत अब्बासी हैं और बहुत सारे 57 लोग हैं टोटल, जिनकी ज़मानतें मनसूख करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी खबरें हैं, वो सारी आज आपसे शेयर करते हैं। सुहेल साहब, दो तो हमने बता दी, तीसरी खबर से आप आगाज़ करें। तीसरी खबर तो जस्टिस अतरमुल्लाह की रात को तकरीर है, बिल्कुल, जिस पे जब वो बोलते हैं तो फिर काफ़ी सारी जगहों से आवाज़ें आती हैं और वो रात से आ रही हैं, लेकिन रात के बाद उन्होंने किसी तनकीद करने वाले को छोड़ा नहीं है। उन्होंने जिन चीज़ों पर उनको तनकीद होती थी, उन्होंने होस्ट को रोक रोक के ये कहा कि जी पहले मुझे एक गलती तस्लीम करने दें कि मैं पीसीओ जजेस के ख़िलाफ़ पेश होता रहा एज़ वकील, नहीं होना चाहिए था, अगरचे मुल्क भर की बार्स उनको एक्नॉलेज कर चुकी थी। और साथ उन्होंने बताया कि जब वो हल्फ उठाने जा रहे थे तो उससे एक दिन पहले मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी नहीं था, मैं दरख्वास्त लेकर जजेस के चैम्बर में पहुंच गया था कि जनाब इनको हल्फ लेने से रोका जाए क्योंकि ये गैर कानूनी होगा, गैर आइनी होगा। लेकिन जब बाद में सारों ने किया तो मैं भी हो गया। फिर उन पर कहा जाता था मुशर्रफ के वज़ीर है, वो मुशर्रफ के वज़ीर नहीं रहे, वो एक निगरान गवर्नमेंट जो इलेक्शन से पहले हो रही थी 2008 में, उससे पहले की उस गवर्नमेंट में वो केयर टेकर एक मिनिस्टर के पी के बने। और उन्होंने कहा जी कि वहाँ करीब रह के मैंने जो चीज़ें देखी, फिर मैंने कहा कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी और मैं वकला मूवमेंट में चला गया। ये दो चीज़ें उन्होंने रात को क्लियर की हैं। और उसके बाद उन्होंने शिकवा किया न्यूयॉर्क में खड़े होकर अमेरिका से कि आपके प्रेसिडेंट बुश साहब कहते थे कि हम पूरी दुनिया में किसी डिक्टेटर को वेलकम नहीं करेंगे, और आपने फिर रेड कारपेट वेलकम किया हमारे डिक्टेटर को। यस, तो ये उन्होंने गुफ्तगू किया। साथ उन्होंने अपना पूरा एजुकेशनल करियर उन्होंने बताया कि मैं क्यों अवाम से करीब था रहा हूँ, कि उन्होंने उनके अपने फादर से मुतल्लिक उन्होंने बताया कि कैसे चित्राल, कोयटा, कराची, हर आउट स्टेशन और ऐसे स्टेशन पे सर्व किया उन्होंने, कि मुझे लोगों को करीब से देखने का मौका मिला, मैं पूरे पाकिस्तान के मसाइल को देखा। उसके बाद फिर वो जब से जज बने तो उस वाले से उन्होंने हाई कोर्ट के जो ख़त लिखने वाले जजेज़ हैं उनकी ओनरशिप ली। उन्होंने कहा जी इनको मैंने ढूंढ के पूरे मुल्क से मैं लाया था। उसके अलावा उन्होंने जो रात को अदालत खुली थी की रात, उस पर उन्होंने देखें, ये वो पहले भी कह चुके थे, इमरान खान की मौजूदगी में उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान हाई कोर्ट में होते हुए कहा था कि हमने इसलिए अदालत खोली थी और हमें इस रात कोई ऑर्डर पास नहीं किया। मैंने उमर अता बंदयाल साहब को ये बात कही थी कि इजाजुल एहसन साहब से भी मैं अलग से मिला था, मैंने उन्हें कहा था ये क्या नौबत आ गई थी कि आपको रात को अदालत खोलनी पड़ेगी, कौन सी कंटेम्प्ट उस वक्त हुई थी जब आप लोग आए थे, या कि 12 बजे हो जाती। तो उन्होंने कहा जी यार आए हैं तो तुम ये देखो ना, किसी ने जनाब तंबी पाई हुई सी, किसी ने की पाया सी। मैं कहा जी भावें नंगे आए सन, आए क्यों थे, खोली क्यों थी, मुझे इस बात का जवाब दें। एहसन भूम साहब ने मुझे एक दफ़ा बताया, वजारत कानून में बैठे हुए, उन्होंने कहा यार मैंने फ़ोन किया था चीफ जस्टिस को कि मार्शल लॉ लगने वाला, तो अदालत खोलें। तो बंदयाल साहब भागते रहे, उन्होंने आके अदालत खोली, उधर से अतर मिल्ला साहब ने खोली अदालत। भोन साहब का अच्छा सुने अतर मिल्ला साहब ने भी दिया क्योंकि उन्होंने सबको फ़ोन किए थे। मैंने बंदयाल साहब को कहा कि मुझे एक बात बताएं, कौन मार्शल लॉ लगा रहा था उस टाइम पे, इमरान खान? उन्होंने कहा नहीं, मार्शल लॉ तो आर्मी चीफ लगाता होता है। मैंने कहा नहीं कि आपका इशारा बाजवा साहब की तरफ है, कहते जी। तो मैंने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बड़ा जुर्म था या मार्शल लॉ लगाना बड़ा जुर्म था? दूसरी बात मुझे बताएं कि आपको चाहिए था, आप बुला के पूछते कि भाई क्या 190 के तहत आपको कहा गया कि आप आके जजमेंट इंप्लीमेंट कराएं? आप कैसे आके ये मार्शल लॉ लगाने लगे कि जी वो फैसला नहीं मान रहे, वोटिंग नहीं हो रही तो हम मार्शल लॉ लगा देंगे? ये क्या साइंसी? मुझे आपका जो काम था बुलाते और नोटिस लेके पूछते कि भाई कौन लगाने लगा ये? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हम अगले दिन प्रोसीड करके इमरान खान को कन्विक्ट करके फारिग कर दें आप कि जी आपने अदालत का ऑर्डर नहीं माना। लेकिन ये कौन सा ड्राइव है कि आप अदालत खोल के बैठ के जना फ़ौरन पीएम घर जाए वरना अभी मार्शल लॉ लग जाएगा? मैंने कहा ये क्या तरीका है? इसका जवाब बंदयाल साहब के पास नहीं है, यकीनन अतर मिल्ला साहब के पास भी नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमने वो बाहर कह चुके थे कि उस वक्त इसीलिए हम बैठे थे कि अगर कोई ऐसा गैर आइनी इक़दाम होता है तो उसको रोका जा सके। ये उनका मौक़िफ़ है और ये शुरू से उनका मौक़िफ़ है जो रात को उन्होंने दोहराया है।
ये तो जस्टिस अतरमुल्लाह से मुतल्लिक इतनी खबर थी। अब उसके एक बाद सवाल फिर एक और है ना सुहेल साहब, मार्शल लॉ रोकने की कोई पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी नहीं। दूसरी बात सुने, दूसरी बात ये, अतरमुल्लाह साहब सो मोटो लेने का इख्तियार नहीं रखते थे, बीइंग हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती थी। तो उनका ये कहना कि मुझे तो हजम नहीं हो रहा कि वो सिर्फ मार्शल लॉ रोकने के लिए उन्होंने बैठे ये थे। कहा कि भुवन साहब की तरफ से पिटीशन आ रही थी, उसी पे आना था, इसलिए तो अतरमुल्लाह साहब आए नहीं ना। अतरमुल्लाह हाई कोर्ट में नहीं आए थे, वो घर ही थे। अच्छा। उन्होंने तकरीर में भी यही कहा है कि मैंने जब टीवी पे ये खबर चलती देखी कि मैं हाई कोर्ट पहुंच गया हूं, तो आई वाज इन पजामाज, और मैं फ्रिज से कोई चीज़ निकालने गया तो मेरी बेगम ने बताया कि वो सामने टीवी पे क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं मैं तो गया ही नहीं, मुझे ये सर्कुलर होता था कि कोई अर्जेंसी हुई तो हम रात को केस लगा देंगे। वो तो था। तो मुझे कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि भुवन साहब की किस तरह की कोई पिटीशन आ रही है तो उसके ऊपर आप खोल लेंगे, लेकिन चूंकि मैं उस रात वहाँ खुद मौजूद मजे था, की बात आपको मैं अपनी एक वीडियो में इस पे बात कर चुका हूँ, वहाँ पे पिटीशन एक और आई हुई थी। एक और आई हुई थी ना, रफड़ी हाँ। सारी ये था। अच्छा, मजे की बात, भुवन साहब खुद लाहौर में थे, ही वाज नॉट इन इस्लामाबाद। नाज़रीन ये भी नोट कर लें, जिनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक के बगैर आप पिटीशन नहीं कर सकते। जहाँ पे इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, और जब बंदा लाहौर में था उसकी पिटीशन आ रही थी, आई डोंट नो, बहरहाल अल्लाह ही जाने कौन बशर है। चल साहब, अब आते हैं मेरा ख्याल है उन नुकात की तरफ जो इमरान खान साहब ने इतराज़ात किए हैं जस्टिस आमिर फारूक पे, थोड़ा सा उनके ऊपर ब्रीफ करते हैं। जस्टिस आमिर फारूक पे उनके जो एक तो वो एतराज़ उठाते रहते थे कि ये मेरे केस ना सुने, उन्होंने कहा जिसे इंटरटेन नहीं किया गया। उसके अलावा उन्होंने उनका पूरा रिकॉर्ड दिया है कि जी ये जब से चीफ जस्टिस बने हैं उसके बाद से ये मुझसे कोई ख़ास शफकत रखते हैं। मेरे केसेस में ये लाजमी होते हैं बेंच में, फिर मेरे केस डिले करते हैं, केस वापस लेना चाहूँ तो वापस नहीं लेने देते, ठीक है, और शायद ये चाहते हैं कि कोई और केस मेरा सुने ही ना, और फिर उनको दबा के रखते हैं, केसेस को डीलिस्ट कर देते हैं। फिर टेरियान वाइट केस में इनका जो कंडक्ट रहा मोहसिन कियानी, जैसे मोहसिन कियानी के खतूत वो उसमें शामिल हैं, ये लगा के सारे, और फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा के केसों का हवाला देकर उस पर इंसार करके कहा गया कि इनको उठा दें। अच्छा, ज़बरदस्त। चीफ जस्टिस काजी फायसा का 12 उसमें जिक्र आया है, जिक्र आया, और फिर उनके खिलाफ भी दरखास्त आई हुई है कि जनाब आप भी ना बैठे मेरे केसेस में। जी जी, कि आप भी मेरे केसेस में ना बैठें। तो ये उनकी जानिब से एक रेफरेंस है, उस रेफरेंस के साथ काफ़ी पेपर बुक्स हैं जिनको रिकॉर्ड सारा लगाया गया, मुकम्मल रिकॉर्ड लगाया गया, पूरी तैयारी से आपने थे उन्होंने ये रेफरेंस, अगर से इस पर कोई कार्रवाई मुझे मुमकिन लग ही नहीं रही कि नियर फ्यूचर में हो सके, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक चीज़ रख दी है। अब जब वो एतराज़ किया करेंगे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पर, तो उसमें एक जवाज़ ये भी हुआ करेगा कि हमारी लिटिगेशन चल रही है, और हमने एक शिकायत जो है वो दर्ज कर रखी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ। और इमरान खान साहब जो है ना, एक अजीब चीज़ रही है, वो अपने तौर पे ये बयान करते होते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ चूँकि चला रहा हूँ, तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक अदलिया से, इसलिए मेरा अक्सर उनके साथ मसला भी बन जाता है। इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ उनकी बड़ी टक्कर रही है, जब वो शर्मनाक लफ्ज़ इस्तेमाल करने पे, खैर इफ्तिखार चौधरी साहब के और बड़े मसाइल थे। हाँ, उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब से उनकी है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से उनका मामला ये है, और वो उसके लिए लिटिगेशन में भी आ रहे हैं। तो अब कहने वाले ये भी कहेंगे शायद कि जी इमरान खान तो आधी दरख्वास्त गुजार हो गए हैं जजों के खिलाफ, हुकूमत में थे तो फायसा साहब के खिलाफ इन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया था, तो ये रेफरेंस जजों के खिलाफ खेलते हैं, इनकी मर्जी का इंसाफ दो तो ठीक, नहीं दो तो ये रेफरेंस ले आते हैं। लेकिन ये एक आर्गूमेंट इनके अगेंस्ट है, लेकिन उनका आर्गूमेंट ये है जी कि मैं चूंकि इन्हीं को सीधा करने सियासत में आया हूँ कि जुडिशल सिस्टम मैंने सीधा करना है, तो मैं इनसे नहीं टकरूंगा तो किसे टकरूंगा। एक और चीज़ ये है कि वो या तो कुछ जलसा करें, उस पर जजों की तस्वीरें लगा के उनको जलील करना शुरू कर दें, एक ही ऑप्शन है जो कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया। दूसरा ये है कि आप जो लीगल प्रोसीजर है, जो एक लीगल प्रोसेस है, वो अडॉप्ट करें। अब उन्होंने लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया, अब आगे फैसला भी जजेस नहीं करना है, उनका राइट है। उन्होंने एक लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट की है, जजेस सुन के फैसला करेंगे बनता है या नहीं बनता, वो जो भी होगा सामने आ जाएगा। जिस फरीक के खिलाफ आएगा वो फिर उसके खिलाफ अपील भी कर सकता है, 184(3) में आ सकता है, फिर 184(3) की अपनी अपील हो जाएगी, वो भी मतलब लिटिगेशन है। तो बेहतर तरीका यही होता है कि आप कानूनी फोरम इस्तेमाल करें, जो खान साहब ने किया है। अब आपका केस कितना मजबूत है कितना नहीं, ये एक अलग क्वेश्चन है। हाँ, और लेकिन वो जो कंटेनर वगैरह से जजों के नाम लेते थे उससे तो खैर बेहतर ही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनका अक्सर आमना सामना हो जाता है, ठीक है। और आगे वो कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि मेरा लव भी इनके साथ उतना ही है, क्योंकि मैं इनका निज़ाम ठीक करने सियासत में है, वो तहरीक इंसाफ बनाई हुई है कि इंसाफ का निज़ाम बेहतर करना है, तो उसमें जो कोई फिर मसला होता है तो वो भी इनके साथ पैदा हो जाता है। वो तो इमरान खान का मौक़िफ़ बहरहाल
यही रहा है, लेकिन इस वक्त एज पार्ट ऑफ लीगल स्ट्रेटजी वो ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं। ये तो एक ड्राई सी बहस है। कल राजा साहब हाँ, ये पीपल्स पार्टी वाले मामले पे आपने कुछ बात की थी, उस पर बड़ा शदीद रिएक्शन है सुहेल साहब, ज़रा उसकी वजाहत करें। राजा साहब साथ होते तो मैं आज दोबारा करता। और उसकी वजह भी बता दें, लोग आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। ये राजा जो गल देखें राय साहब को एक तो देखें किसी हद तक तो उनका जो कमेंट था पहला, कल एक संजीदा बात, उन्होंने जो अल्फाज का चुनाव किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक, तो मेरा ख्याल है जो लफ्ज़ हाँ मकाराना, हाँ। तो सहाफ़ती नहीं था वो, ठीक है। तो बीइंग जर्नलिस्ट मुझे बेहतर लगा कि मैंने उन्हें कहा कि यार इससे ना यहीं पे ये बात वाज़ेह हो जाए कि ये बात से एक अब्रप्ट था, मुंह से निकल आया, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम किसी को लाइसेंस नहीं दे सकते कि कौन मकार है कौन क्या है। ये पॉलिटिकल वर्कर्स का, लीडर्स का काम है। हाँ, हमारा काम सिर्फ पॉइंट आउट करना है कि यार ये चीज़ गलत है, हम उनका कंडक्ट पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उनको बेहतर पता होगा वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या देखकर अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो फिर राजा साहब के साथ होता है, तो राजा साहब को जब तक मैं फुल टॉस ना दूं तो वो छक्का नहीं मारते, ठीक है। तो वो जब मैं देखता हूँ कि ड्रैग हो रहा है काम, सिंगल डबल ही वो कर रहे हैं, तो फिर मैं उनको ना एक आधी फुल टॉस दे देता हूँ ताकि राजा साहब आगे छक्का मारे, और जो छक्के को फिर आप जो एंजॉय करते हैं, जैसे कल कमेंट्स में कहते राजा साहब इज ग्रेट, राजा साहब इज लव, तो बड़े हार्ट्स बना के राजा साहब को भेजे जा रहे थे। राजा साहब से मैं किसी का तारुफ भी इसीलिए पूछा करता था कि हाँ जी मुकम्मल करवाएं। तो राजा साहब के साथ मेरी एक वो इक्वेशन है, वो एक इस तरह से चलती है, और उसका मकसद भी ये होता है कि डिबेट आगे बढ़े, इंटरेस्टिंग भी हो, और राजा साहब जो असल राजा साहब हैं वो उठकर अंदर से सामने आए। हाँ, जब तक वो अगर से आज सुबह मैंने उनको बड़ा मुश्किल उठाया, आज सुबह फैसला सुनने यहाँ आना था एक, तो राजा साहब कहने लगे कि मैं तो सुबह फजर के बाद सोया हूँ। मैंने कहा सोया तो मैं भी ऐसे ही हूँ, लेकिन चलना तो है। तो राजा साहब उठ के आ तो गए, लेकिन वो फिर ओके हो गए, क्योंकि पिछली रात भी वो बाहर सड़कों पे घूमते रहे, किसी के साथ व्लॉग कर रहे थे वो, ठीक है, ईसा नकवी साहब के साथ। तो वो फिर सुबह आए, वो डिप्रेस थे कि नींद मेरी 8 घंटे पूरी नहीं हो, तो मैं परेशान होता हूँ। दिन को इधर सोफे पे पड़े उधर पड़े, और अचानक गायब हो गए। मैंने पता किया, उन्होंने कहा जी मैं आ गया हूँ, मैं अब सोऊंगा और कल उन्होंने कहा जी मैं तो फ्लैट पे पहुँच के अब सिर्फ नमाज पढ़ूंगा और सोऊंगा। तो राय साहब इस वक्त नमाज पढ़ के जो है ना वो ख्वाब गफलत में चले जाएंगे। तीसरी स्टोरी नहीं, मैं जाते हुए फिर टच करूंगा, जाने नहीं दूंगा ख्वाब गफलत। नाज़रीन, 9 मई के हवाले से एक बेल कैंसिलेशन आई है यार। उसमें एक चीज़ है, वो आपने इंट्रो में भी बोला, उसमें अब एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर साहब ही। वो कह रहे हैं जी कि फ़िलहाल हमने वापस ले लिया, हम दोबारा लगाएंगे, और फिलहाल हम पहले ये चाहते हैं कि हम पर जो जुर्माना लगा इस केस में वो ख़त्म हो जाए। इन्होंने कहा था जी दूसरे जज के पास भेजें, ज़मानतें कैंसिल करें। हाई कोर्ट ने इन्हें ना फ़ी का 2 लाख रुपया मेरा हला लगाया है। हाँ जी, ठीक है, तो वो एक अच्छा खासा रकम बन गई है कि जी आप ये क्या कर रहे हैं। अब उस जुर्माने के खिलाफ वो कहते हैं जी हम पहले चाहते हैं जुर्माना दूर हो जाए, लेकिन उन्होंने फ्रीक उन तमाम 57 मुलजमान को बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये जुर्माना तो खाली नहीं वापस लेने आए, ये बेलें भी वापस लेने बेलें भी कैंसिल कराने आए, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट से लेने आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में बेंच कौन सा बनता है कौन सा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले ज़मानतें मिल चुकी हैं, और अगर 57 को सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स करती है कि इनकी बेल है, ऑर्डर बरकरार रखती है। अच्छा, इस हवाले से एक फैसला है आसिफ सईद खोसा साहब का, वो फैसला भी किसी और का नहीं, नवाज शरीफ के केस में है और मरियम नवाज़ के केस में। जब अतर मिनला साहब ने बेल्स दी थी, इनको 42 सफ़ों की जजमेंट लिखी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का ये फैसला है, जिसकी सरबराही साकिब निसार साहब कर रहे थे, और उसमें आसिफ सईद खोसा साहब भी शामिल थे, बंदयाल साहब भी थे, इजाजुल हसन साहब भी थे, 5 का मुझे नाम देने से निकल गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर किसी की बेल चलने गलत भी हो गई ना हाई कोर्ट से, जब तक उसकी कैंसलेशन का सॉलिड ग्राउंड मौजूद नहीं है कि बंदा बेल को मिस यूज़ कर रहा है, अदालत ट्रायल में पेश नहीं हो रहा, या अगर डिले का बाइस बन रहा है, गायब हो रहा है, फरार हो जाता है, 6 पेशियों पे आता ही नहीं है, या शवाहिद ज़ाया करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे मौके पे बेल कैंसिल हो सकती है। अदरवाइज जो बेल उसको मिल गई है, ही विल बी इंटाइटल्ड, वो बेल वो कर बरकरार बेल कैंसिलेशन के बड़े स्ट्रिक्ट उसके लिए वो हैं। तो ये जुर्माना बचाना ही आता है, मेरा ख्याल है जुर्माना ही बच सकेगा मैक्सिमम, उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट को मिलना कुछ नहीं है। बेलें कैंसिल होती है, इमरान खान की, शाह महमूद कुरैशी की, शेख रशीद की, और दीगर जो लोग हैं उनकी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। शेर साहब, एक और ख़बर है, जाते जाते सिर्फ एक टच कर रहे हैं, उसकी ज़्यादा डिटेल अभी सामने नहीं आई। कोयटा में नाजरीन जस्टिस याही अफरीदी साहब की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच है जो नेक्स्ट वीक से केसेस की समाअत करेगा।
और या ये सब मंडे को होंगे, ट्यूसडे को नहीं होंगे, फिर वेडनेसडे से फिर बैठेंगे। वेडनेसडे को 5 अफराद ऐसे हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाए मौत हुई हुई थी, उनकी अपीलें लगी हुई हैं समात के लिए। तो 2017 का ये अपीलें हैं जो कोयटा रजिस्ट्री में अब लगी हैं। तो अब मुझे उनके केसेस का नहीं पता, अभी डिटेल ये नहीं देखी, मुझे सिर्फ इतना ही पता चला है कि वो अपीलें लगी हैं। वो किस जुर्म में उनको सज़ाएँ हुई थी, वो दहशतगर्द थे या क्या मामला था उनका, वो अब जब समात होगी कोयटा में तो तब हाँ वो इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उस पर एक ऑर्डर Exactly. अगर आएगा तो वो जो ऑलरेडी मामला यहाँ पे पेंडिंग है तो उस पर भी उसके कुछ ना कुछ यस, असरात। एक जजमेंट इन फील्ड है। और हाँ। जो सस्पेंडेड सर्विस आता है जी फैसले ना किए जाएं, उनके फैसले करने की इजाज़त दी थी। तो लेट्स सी वो मामला किस रुख पे जाता है। बहरहाल एक और ख़बर है बिल्कुल जो बिल्कुल मैसूर बिल्कुल। हो रही है कि यहाँ पर मज़ीद कुर्सियाँ लगने वाली हैं जजेस की। अब वो हमने वो जिक्र भी किया था अपने जिक्र व्लॉग किया में। था ना, हाँ आज जी। कायमा कमेटी में उसका दुआ खैर हो गई है। दुआ खैर हो गई है। लेकिन नाज़रीन आपको व्लॉग में जो खबरें देते हैं गलत नहीं होती, ये तो सानू बंदे नहीं हो। बहरहाल वो भी है। और मंसूर अली शाह साहब एक सुनने में आ रहा है सरकारी दौरे पे 10 दिन के लिए चाइना चले गए। और ठीक है, छुट्टियाँ जा सकते हैं। नहीं, सरकारी दौरा, एक ऑफिशियल सॉर्ट ऑफ अ विजिट जो हमें ज़राए से पता चला है। ही विल बी बैक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। अतर मनला साहब भी अगस्त के पहले हफ्ते में आ रहे हैं। और तकरीबन 12 से 13 दिन या 14 दिन मज़ीद आयशा मलिक साहिबा ने यूके में गुजारने हैं अपनी फैमिली के साथ, मीन्स अपनी बेटी के साथ। सुना है कि वहाँ पढ़ रही हैं, वो इतलात ये हैं कि वहाँ पे उन्होंने कुछ मज़ीद वक्त ज़ाहिर है बेटी के साथ वो साल में एक दफ़ा छुट्टियाँ है ना गुजार वो सकती हैं। ज़ाहिर कर सकते हैं जब छुट्टियाँ वो हैं। साल बाद अगर बंदा बेटी से मिले तो 15-20 दिन भी ना गुजारे तो फिर आपको पता है हमें भी सुकून नहीं आता होता। हाँ, तो वो है। तो ये 3 जजेस ने अगस्त के पहले हफ्ते में और 10 अगस्त तक सबकी वापसी हो जाएगी। फिर देखते हैं कौन से बेंच बनते हैं और क्या होता है। तो आज के लिए इतने नाज़रीन, 2 रुकनी बेंच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।